सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण विचार नामक पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पाठ 1 में हमने भाषा, लिपि, बोली तथा व्याकरण के विषय में अध्ययन किया था। आज हम वर्ण विचार के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए पाठ का आरंभ करते हैं, पाठ का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को हम समझते हैं कि वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। आपने पिछले अध्याय में जाना कि मनुष्य ने मुख से उच्चारित ध्वनियों को भाषा का रूप दिया। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। लिपि वर्णों को लिखने का ढंग होता है जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, जैसे अ, आ, क, ख आदि। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। अर्थात विद्यार्थियों, हमने पाठ 1 में अध्ययन किया था मनुष्य ने मुख से उच्चारित ध्वनियों को भाषा का रूप दिया। यानी मनुष्य या व्यक्ति जो अपने मुख से उच्चारण करता है शब्दों का, उसे हम ध्वनि कहते हैं। और जो ध्वनि को सुन कर के हम जो लिखते हैं उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण के हम क्या कर सकते हैं? टुकड़े नहीं कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। विद्यार्थियों, वर्ण विचार में हम सर्वप्रथम वर्णमाला के विषय में जानेंगे। वर्णमाला शब्द कैसे बना, वर्णमाला शब्द का अर्थ क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम वर्णमाला शब्द के विषय में जानते हैं। वर्णमाला शब्द, यह शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, वर्ण प्लस माला। वर्ण अर्थात वर्ण का शाब्दिक रूप है ध्वनि। माला यानी वर्णों की कतार या लाइन। जैसे आप किसी माला में, मोती की माला में या फूल की माला में आप मोती को लगे हुए देखते हो, एक कतार में लगी रहती है। ठीक उसी प्रकार वर्ण भी माला के समान ही, माला के भांति ही एक कतार में होने के कारण उन्हें वर्णमाला कहते हैं। अगर मैं वर्णमाला शब्द को परिभाषित करूं तो वर्णों का ऐसा व्यवस्थित क्रम या ऐसा व्यवस्थित समूह, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। जो व्यवस्थित हो उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। सर्वप्रथम हम स्वर के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर के कितने भेद हैं, स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से, किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात यानी कि स्वर हमेशा
स्वतंत्र रूप से ही बोले जाते हैं। यानी स्वर को उच्चारण करने के लिए हमें कभी भी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि स्वर अपने आप में क्या है, स्वायत्त हैं। उन्हें हम स्वर कहते हैं, जो स्वयं उच्चरित होते हैं, जिसकी सत्ता क्या है, स्वयं वह अपनी सत्ता को निर्धारित करते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है और ये संख्या में 11 है। यानी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं बिना किसी रुकावट के, यह वर्ण जो है मुख से बाहर निकलते हैं और स्वर हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण में 11 स्वर होते हैं। आइए इन स्वर का 11 स्वर का वाचन करते हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। विद्यार्थियों, यह 11 स्वर हैं। स्वर के भेद। अब हम स्वर के भेद के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं। यानी स्वर के 3 भेद होते हैं। सर्वप्रथम पहला स्वर का भेद है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है पुल्लिंग स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर। आइए इन स्वरों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम ह्रस्व स्वर के विषय में अध्ययन करेंगे। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अर्थात विद्यार्थियों, ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिन स्वरों को उच्चारण करने में हमें बहुत कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री। जब हमने इन स्वर या वर्णों का उच्चारण किया तो इनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगा और एक मात्रा का समय लगा। इसी कारण इन्हें ह्रस्व स्वर की संज्ञा दी जाती है। दूसरा स्वर है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय, 2 मात्रा का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात विद्यार्थियों, जिन स्वरों को उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है या 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों या वर्णों के उच्चारण में हमें 2 गुना समय लग रहा है, तो इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा स्वर का भेद है पुल्लिंग स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना या 3 मात्रा का समय लगता है, वे स्वर पुल्लिंग स्वर कहलाते हैं। अर्थात विद्यार्थियों, जब हम पुल्लिंग स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, 3 गुना समय लगता है या 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम पुल्लिंग स्वर कहते हैं। जैसे हम
ओम का उच्चारण करते हैं, हे राम बोलते हैं, तो इन शब्दों के, इन स्वरों के उच्चारण में हमें 3 गुना समय या उससे अधिक समय लगता है। उन्हें हम पुरुष स्वर कहते हैं। विद्यार्थियों, हमने स्वरों के भेद में ह्रस्व, दीर्घ, पुरुष स्वरों के विषय में अध्ययन किया। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है या 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय या 2 मात्रा का समय लगता है। और पुरुष स्वर के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय या 3 मात्राओं का समय लगता है। उन्हें हम ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर कहते हैं। विद्यार्थियों, अब हम अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के विषय में अध्ययन करेंगे। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं? शब्दों में या वर्णों में इन चिन्हों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। अर्थात विद्यार्थियों, अनुस्वार जो यह चिन्ह है, बिंदु है, इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं या नाक से किया जाता है। यह चिन्ह हमेशा शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं, हमने लिखा अंत। अंत, जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं उसमें जब हम ऊपर से रेखा खींचते हैं, इस रेखा को हम शिरोरेखा कहते हैं। अंत लिखते समय हम आ पे जो बिंदी हम लगाते हैं, इसी बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ ही लगाया जाता है। और जैसे हम दूसरा शब्द लिखते हैं, हमने लिखा संतरा। संतरा में जो सा के ऊपर जो बिंदु आएगा, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम? इस बिंदु को क्या कहेंगे? अनुस्वार। इसका नाम क्या है? अनुस्वार है। दूसरा हमारा है अनुनासिक। इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिक स्वर का गुण है, यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। अर्थात विद्यार्थियों, अनुनासिक जो बिंदु है या चिन्ह है, इसका उपयोग हम हमेशा स्वरों के साथ करते हैं। यह एक स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इस चिन्ह को हमेशा स्वरों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। विद्यार्थियों, यह चिन्ह हमेशा शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के समान दिखने वाला चिन्ह, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसका नाम क्या है? इस चिन्ह का नाम है अनुनासिक है। यह हमेशा स्वर के साथ ही लगते हैं। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगी होती है, वह अनुस्वार का प्रयोग होता है, अन्यथा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अर्थात विद्यार्थियों, जब हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे हमने शब्द लिखा नींद,
नींद के साथ कौन सा चिन्ह आएगा? अनुस्वार का चिन्ह आएगा या अनुनासिक का चिन्ह आएगा? विद्यार्थियों, जो जिस स्वर की मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर होती है उनमें हमेशा अनुस्वार बिंदु का ही उपयोग किया जाता है, और जिन शब्दों में ऊपर स्वरों की मात्राएं नहीं होती हैं उनमें हमेशा अनुनासिक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा है नाद, हम एक शब्द लिखते हैं नाद, यहाँ पे हम अनुनासिक चिन्ह का ही उपयोग करेंगे, यहाँ पे हम अनुस्वार का उपयोग नहीं करेंगे। अनुस्वार का उपयोग हम हमेशा शिरोरेखा से ऊपर जो स्वर की मात्राएं होगी उनके साथ ही करेंगे, और अनुस्वार का उपयोग हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर कोई स्वर की मात्राएं नहीं होगी, वहाँ पर हम अनुनासिक चिन्ह का उपयोग करेंगे। इसी क्रम में आगे विसर्ग के विषय में अध्ययन करते हैं। इसका उच्चारण हा की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है। यानी कि विद्यार्थियों, विसर्ग का उच्चारण हम हा की तरह करते हैं तथा इसका उपयोग केवल संस्कृत शब्दों में ही होता है। यानी कि विसर्ग का उपयोग हमेशा संस्कृत के शब्दों के साथ ही किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं प्रातः, प्रातः हमने यह शब्द लिखा। इस शब्द को लिखने के बाद जो दो आपको बिंदु दिखाई देते हैं, इन बिंदु को ही हम विसर्ग कहते हैं। दूसरा शब्द अगर हम लिखें तो अतः, अतः हम लिखते हैं आ, ता के बाद दो बिंदु, जो यह दो बिंदु हैं, जो ये दो डॉट हैं, इनको हम विसर्ग कहते हैं। यह हमेशा अधिकांश हमेशा तत्सम शब्दों के साथ ही लगते हैं। प्रातः यह शब्द एक तत्सम शब्द है, इसलिए यह विसर्ग भी इस शब्द के साथ लगा है और हमेशा यह स्वर के पीछे लगाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण पार्ट 2 में वर्ण विचार में आज वर्णमाला के विषय में अध्ययन किया। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला शब्द का निर्माण कैसे हुआ, वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में विभाजित किया गया था, स्वर और व्यंजन। आज हमने स्वर के विषय में अध्ययन किया। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, पुल्लिंग स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर के विषय में हमने अध्ययन किया। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, उनका भी आज हमने अध्ययन किया। विद्यार्थियों, अगले भाग में हम व्यंजन के विषय में अध्ययन करेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, इन सब की चर्चा हम दूसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।